हेलो दोस्तों, सभी लोगों को जय माता दी। और मैं हूं आपका दोस्त देव और माता वैष्णो देवी के दरबार से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं दोस्तों कि आप जल्द ही यहां पर आएंगे, माता रानी का दर्शन करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि अगर आप कटरा से माता रानी के दर्शन करने भवन तक जा रहे हैं तो किस मार्ग से आपको जाना है और क्या क्या साधन उपलब्ध है जाने के लिए, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो वहाँ पर क्या चिकित्सा सुविधाएं हैं। ऊपर बैटरी कार भी है। रास्ते में दोस्तों आपको बहुत से भोजनालय मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आप ऊपर ठहरना चाहते हैं, यानी माता रानी के भवन के पास ठहरने के लिए एक धर्मशाला समझिए, जिसे शाइन बोर्ड द्वारा बनाया गया है, दोस्तों कितना खर्चा होगा दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, हो सकता है कि जो ये वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो, पर आप मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, जिससे आप जब भी यहाँ दर्शन करने आए कभी, तो आप एक प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे इतना टाइम लगेगा और कहाँ कहाँ पे जाना है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग जब भी यहाँ दर्शन करने आते हैं, इवन मैं भी जब दर्शन करने आया तो मैंने पाया कि बहुत से लोग दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनको चीज़ें पता नहीं होती हैं, और वो जिनसे पूछते हैं दोस्तों उनको भी एक्चुअल में चीज़ें पता नहीं होती है, तो वो दाएं भटकते हैं, बाएं भटकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, वो सब कन्फ्यूजन ना रहे दोस्तों, इसलिए मैं आपको पहले से ही सब कुछ बता दे रहा हूँ कि आप सही समय पर वहाँ पहुँच जाइए, आराम से माता रानी के दर्शन करिए और फिर अपने घर वापस जाइए। माता रानी के दर्शन की यात्रा शुरुआत करते हैं। इस वक्त मैं आ गया हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए, और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पीछे मेरी काफ़ी भीड़ है। और दोस्तों, जो ये रास्ता है इसे कहते हैं चेतक द्वार। माता रानी के प्रवेश के लिए आपको चेतक द्वार से ही घुसना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सामने कैसा माहौल है। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको सामने देख पा रहे होंगे तो लंबी सी लाइन लगी हुई है दोस्तों, और यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु इकट्ठा हैं। और जो सामने आप देख रहे होंगे मंदिर नुमा, इसी दोस्तों कहते हैं चेतक द्वार। आपको यहीं से एंट्री लेनी है। और दोस्तों, यहाँ पे एक लंबी सी लाइन लगती है। लाइन का मतलब ये है कि दोस्तों, अगर आप रात के समय में जाते हैं तो लाइन छोटी हो सकती है, और अगर आप सुबह से लेकर शाम के समय में कभी भी जाएंगे दोस्तों तो लाइन लंबी ही मिलेगी। सभी लोग माता रानी का जयकारा कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका जो यात्रा पर्ची है उस पर स्टैंपिंग की जाती है। तो जो लोग ऑनलाइन यात्रा पर्ची लिए हुए हैं वो अपनी यात्रा पर्ची निकाल ले। दोस्तों, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, आपका यही है माता रानी दरबार, और ये आपका प्रसारण केंद्र जो सामने दिखाई पड़ रहा है। और ये देखिए दोस्तों, कितनी भीड़ लगी हुई है, लोग हाय भी कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दो लाइन लगती है दोस्तों, एक पुरुषों की लाइन लगती है और एक महिलाओं की लाइन लगती है। अमूमन ऐसा होता है कि जो पुरुषों की लाइन होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, आप देख सकते हैं। और जो महिलाओं की लाइन है दोस्तों, वो आपकी लेफ्ट साइड है, वो देखिए, वो महिलाओं के जाने का रास्ता है। तो अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो दोस्तों तो उनको महिलाओं के वाले मार्ग से भेज दीजिए। रीजन क्या है कि थोड़ा लाइन कम लगना पड़ेगा और आसानी से निकल जाएंगे। और यहाँ देखिए पुरुषों की लाइन लगी हुई, यहाँ पे बाकायदा आपकी चेकिंग होती है। तो दोस्तों, आप कोई भी मेटल आइटम यहाँ पर लेकर नहीं जा सकते हैं, उसको आप पहले ही निकाल लीजिए। तो दोस्तों, अब हम चेतक द्वार से प्रवेश कर चुके हैं अंदर, और दोस्तों यहीं से होती है माता रानी की यात्रा की शुरुआत। और दोस्तों, यहीं पर आपको जो पहला काउंटर है, यहाँ सब आपको पोनी, पालकी, जो भी कुछ है दोस्तों सब कुछ मिल जाएंगे। देखिए सामने दोस्तों रेट लिस्ट लगा हुआ है कि कटरा टू अर्धकुमारी कितना लगेगा, कटरा से भवन, कटरा से सांची छत, दोस्तों सब जगह रेट लिस्ट लगी हुई है। मैंने फोटो दोस्तों खींच करके डाल दी है, आप इसके माध्यम से भी देख सकते हैं कि कितना खर्चा लगेगा। और दोस्तों, ये सामने देख सकते हैं कि आप प्रैन लगे हुए हैं बच्चों के, इसमें आप जिनके छोटे बच्चे हैं लगभग 2-3 साल के, उनको आप इसमें बैठा कर लेके जा सकते हैं। इसका किराया दोस्तों 540 रुपये होता है, और इसकी पर्ची कटती है दोस्तों 540 रुपये में आप माता के भवन तक पहुँच जाएंगे। और दोस्तों, वहाँ से अगर आप लौटना चाहते हैं तब भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से लौट सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये भी बात है कि ये आपको रास्ते में भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बस यहीं पे मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पे नहीं कर पाए हैं और सोचते हैं कि मैं बीच में जाने में दिक्कत हो रही है और लगता है कि नहीं मुझे प्लान कर लेना चाहिए, तो वहाँ पर भी मिल जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि आपको यहीं से करना पड़ेगा, बीच में मिल जाते हैं। डिपेंड अपॉन कि अवेलेबिलिटी कैसी है, वहाँ पे अगर कोई होगा तो आपको अवश्य मिल जाएगा। और दोस्तों, ये देखिए माता रानी की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, और कितनी भीड़ लगी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये दोस्तों, चारों तरफ शेड कर दिया गया है, तो अगर बरसात का भी समय है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भीगेंगे नहीं। तो और नीचे दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये है आपका ताराकोट का मार्ग, आप पीछे देखेंगे दोस्तों तो ये ताराकोट का मार्ग जाता है, यहीं से आपको ताराकोट का रास्ते की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आप किसी से पूछेंगे कि ताराकोट का मार्ग क्या है, वो आपको बता देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों, जो ये रास्ता जा रहा है इसे कहते हैं आपका बाण गंगा होते हुए रास्ता जाता है दोस्तों।
मैं आपको बताता चलूँ कि दोस्तों 2 रास्ते नीचे से जाते हैं, एक होता है बाणगंगा, एक होता है ताराकोट का रास्ता। तो ये ताराकोट का मार्ग है दोस्तों, और ये भवन वाया अर्धकुमारी होते जाता है। दोस्तों इस रास्ते से उन लोग को जाना चाहिए जिनके पास खाने पीने के सामान हो। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर बीच में बहुत ज़्यादा होटल नहीं है, खाने पीने की सुविधाएँ नहीं हैं। और जो रास्ते से हम लोग चल रहे हैं, इस रास्ते को दोस्तों कहते हैं बाणगंगा होते हुए। यहाँ पर क्या है कि ये मेन रास्ता है, और यहाँ पर आपको खाने पीने की सारी दुकानें और सब कुछ दोस्तों जो चीज़ें हैं यहाँ से पोनी वोनी सब कुछ इस रास्ते से जाएगी। तो ये रास्ता मेन है। और दोस्तों जो रास्ता आता है ताराकोट का, उससे भी आप जा सकते हैं, लेकिन समस्या बस यही है कि आपके पास खाने पीने के होटल वहाँ पे कम मिलेंगे। तो जिन लोग पास अगर खाने पीने के सामान लेकर के जा रहे हैं तो ताराकोट से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप ताराकोट से भी जा सकते हैं। बहुत से श्रद्धालु ताराकोट से ही जाते हैं। दोस्तों जगह जगह पर स्वास्थ्य संबंधी निर्देश दिए गए हैं कि जिनको हृदय की दिक्कत है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उनको किस तरीके से यात्रा की शुरुआत करनी है दोस्तों, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो लोग बहुत आराम से, और इवन सब लोग आराम से चलिए दोस्तों। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं थोड़ा सा आगे, और यहाँ दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कई छोटे छोटे भवन बने हुए हैं, माता दरबार बने हुए हैं। और दोस्तों ये देखिए टी सीरीज गुलशन कुमार जी का शॉप है, और जस्ट सामने दोस्तों इनका होता है गुलशन कुमार का भंडारा। लोग अक्सर पूछते हैं कि वैष्णवी यात्रा पर गए और गुलशन कुमार जी का भंडारा ग्रहण किया कि नहीं किया, कि जस्ट अपोजिट जो है आपको मैं दिखाता हूँ अभी, यहीं पर आपका गुलशन कुमार जी का भंडारा है। और इसका जो रास्ता है दोस्तों वो थोड़ा आगे से जा करके है। और दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं बाणगंगा। मैं आपको जो दिखाता हूँ नीचे दोस्तों, ये है बाणगंगा, और यहीं पे दोस्तों स्नान करने का मार्ग है। यहीं पे आप स्नान कर सकते हैं। जो श्रद्धालु स्नान करके जाना चाहते हैं, होटल उन्होंने नहीं लिया है दोस्तों, तो यहाँ पे आप आराम से स्नान कर सकते हैं। तो मतलब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको अगर दर्शन करने आना है तो होटल लेना कंपलसरी है। अगर आपका कुछ व्यवस्था हो जाती है और उसके बाद अगर आप केवल नहाने के लिए बचते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप नहा सकते हैं। दोस्तों यहाँ बीच में शौचालय भी बने हुए हैं, ऐसा नहीं दोस्तों शौचालय नहीं बने हुए हैं, आप फ्रेश भी हो सकते हैं, वॉशरूम भी दोस्तों है। तो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाते चलता हूँ, आप उसको देखते रहिए। तो ये है बाणगंगा। और दोस्तों बाणगंगा की कहानी ऐसे प्रचलित है कि जब माता रानी के साथ हनुमान जी जा रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे काल भैरव जी, और जब हनुमान जी को प्यास लगी तो माता रानी ने देखा कि आसपास से पानी पीने के कोई साधन उपलब्ध नहीं है, ना कोई नदी है। तो उन्होंने एक तीर चलाया, और ऐसा माना जाता है कि इनके तीर चलाने से यहाँ से गंगा उत्पन्न हुई, और जो कि माता रानी की बाढ़ चलाने से उत्पन्न हुई थी। तो इसलिए दोस्तों इसे कहते हैं बाणगंगा। और दोस्तों इसको ऐसे भी मानता है कि उसके बाद माता रानी ने अपने केश यहाँ पर धोए थे, तो इसीलिए बाल गंगा भी कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगल बगल कितनी दुकान है दोस्तों। आप कुछ ले जाना चाहें, कुछ खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं दोस्तों। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे शाम से रात हो रही है, तो धीरे धीरे दोस्तों ठंडी बढ़ती जा रही है। दोस्तों आप रास्ते में देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी दुकानें अवेलेबल हैं। यहाँ पर माता रानी का थोड़ा सा स्टूडियो भी बना हुआ है जहाँ पर आप फोटो खिंचवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऊपर तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और जब भी आप किसी घर जाते होंगे, किसी माता रानी के पिंडी के साथ फोटो लगाई हुई है, तो दोस्तों वो यहीं सब फोटो खिंचाता है। उसका रीज़न ये दोस्तों, ऊपर तो कोई सुविधा है नहीं ऐसी। और जब आप माता रानी दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों आप कोई भी सामान लेकर के नहीं जा सकते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा आइटम वहाँ पर लॉकर बने हुए हैं, आप लॉकर में जमा करिए सब सामान को, फिर आप माता रानी के दर्शन करने जाइए। दोस्तों ये देखिए कि बीच में एटीएम भी लगा हुआ है, तो जो लोग अभी तक पैसे नहीं निकाल पाए हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ दोस्तों, आप कैश यहाँ पर अवश्य अपने पास रखिए। उसका रीज़न ये है कि जब आप यहाँ दर्शन करने जाएंगे तो दोस्तों मैक्सिमम जब आपको कैश ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना कैश दिए काम चल जाएगा और सोचेंगे कि मैं वहाँ पर जाऊँ और ऑनलाइन पेमेंट कर दूँ। दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा बहुत कम है अभी, ठीक है। तो दोस्तों अपने पास आप कैश अवश्य रखिए। और दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर कई काउंटर बने हुए हैं जहाँ से आप पोनी घोड़ी बुक कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं जो लोग पोनी और घोड़ी पालकी बुक कर सकते हैं। रीज़न उसका ये दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि हम लेके चलते हैं सोच कर कि हम ऊपर हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
और हम घोड़ी नहीं करते हैं, लेकिन जब आधे रास्ते चलते हैं हम थक जाते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों पॉइंट बनाए गए हैं कि आप बीच से भी बुक कर सकते हैं। तो जो लोग अगर कटरा से चेतक द्वार से बुक नहीं कर पाए हैं वो लोग बीच से बुक कर सकते हैं। और दोस्तों जो ये घोड़े वाले हैं, जब आप इसको बुक करिए तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत आराम से बैठिएगा। रीज़न क्या है दोस्तों, ये लोग बहुत तेज़ चलते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से और आराम से बैठ कर चलिएगा। और अपने आप घोड़े वाले से ये भी कह दीजिए कि आप थोड़ा धीमे चलिए। जनरली क्या होता है, ये लोग बहुत जल्दी चक्कर में पहुँचने के लिए बहुत तेज़ी से चलते हैं दोस्तों, तो इसको आप उनको टोक सकते हैं कि थोड़ा धीमे चलो, क्योंकि मैंने 1-2 लोग सड़कते हुए भी देखा है, वो लोग बहुत तेज चल रहे तो सड़क भी गए थे। तो आप लोग इसके दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप लोग उनसे कह सकते हैं। और दोस्तों देखिए अभी भी पूरे शॉप्स खुली हुई, मतलब शॉप दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल दिन में शाम को खुली रहती दोस्तों, ये 24 घंटे शॉप्स आपको खुले ही मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों लोग 24 घंटे यात्रा चलती ही रहती है। ऐसा नहीं कि यात्रा ही कभी रुकती दोस्तों, ये अनवरत चलने वाली यात्रा है जो माता के दरबार में जाकर के समाप्त होती है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोग स्टिक लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों जो स्टिक का रेट होता है वो आपका होता है 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे मैंने 3 रेट क्यों बताए। दोस्तों कहीं जाएंगे तो आपको उसी रेट 20 रुपये बताएगा, कहीं बताएगा 10 रुपये, और कभी कभार दोस्तों वो 5 रुपये भी बताता है। तो दोस्तों ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके बार्गेनिंग के ऊपर कि आप कैसे उसको बार्गेन कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप ये स्टिक ले सकते हैं। और दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आप कम लगेज लेकर के चलिए। और दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में बहुत से बुजुर्ग लोग भी हैं दोस्तों, वो स्टिक लेकर के चल रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कई लोग को दोस्तों वहाँ, मतलब जो दिव्यांग लोग भी थे, मैंने उनको देखा कि वो पैदल चलते हुए जा रहे हैं। उनके अंदर माता रानी के दर्शन करने की लालसा होती है दोस्तों, कि वो मतलब चले जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लगता हो कि यार कैसे चढ़ेंगे दोस्तों, पर मैंने देखा है कि वो लोग चढ़ के चले जाते हैं। तो दोस्तों इसी सबसे इंसान के अंदर हिम्मत आती है कि यार मैं भी काम कर सकता हूँ। तो आप पैदल अवश्य यात्रा करिए, पर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई दिक्कत है और मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, तो आप घोड़ी, पालकी, किसी का भी सहारा ले सकते हैं। दोस्तों जो बैटरी वाली कार है वो आपकी अर्धकुमारी से भवन तक के लिए ही अवेलेबल है। वो कटरा से अर्धकुमारी तक आपको घोड़ी या पालकी से ही जाना पड़ेगा, या आप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं दोस्तों। और हेलीकॉप्टर का पॉइंट दोस्तों दूसरा है, उसको मैं आपको बाद में बता दूंगा कि हेलीकॉप्टर का पॉइंट कहाँ पर है। फिलहाल तो अभी जो यात्रा चली दोस्तों, यहाँ पे हेलीकॉप्टर बीच में कहीं नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए साजिश छत है जहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर उतारता है दोस्तों, वहाँ से भी दोस्तों आपको कोई ना कोई साधन लेकर के ही जाना पड़ेगा। और आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोग दर्शन करके लौट भी रहे हैं। ये देखिए दोस्तों एक इच्छापूर्ण मंदिर है। यहाँ पर दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग कुछ मांगते हैं तो उनकी जो इच्छा होती है वो माता रानी अवश्य पूर्ण करती हैं। और अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर आपकी मेडिकल यूनिट बनी हुई है। जिन लोग को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हो रही है, मान लीजिए अगर आपको सांस फूल रही है या कोई समस्या लग रही है, तो दोस्तों यहाँ पे आप रुक करके आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, दवाई ले सकते हैं और अपनी यात्रा की आगे शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग 2 से 3 किलोमीटर आ चुके हैं दोस्तों। इसे कहते हैं प्रथम दर्शन, और यहाँ पर रुक करके आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। और आप देख रहे होंगे दोस्तों इस वक्त शाम के लगभग 7 बज चुके हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितनी भीड़ अभी भी बनी हुई है। तो जो लोग सोच रहे होंगे कि शाम के समय भीड़ कम हो जाती है, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। भीड़ लगातार चलती ही रहती है और भीड़ बनी ही रहती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जब ऊपर यात्रा करने जाइए तो आप क्या क्या चीज़ों को लेकर के जाइए। दोस्तों आपके पास अगर अपनी कुछ दवाइयाँ आपको कुछ चल रही हैं तो उन दवाइयों को अवश्य लेकर के जाइए। साथ में कुछ कपड़े रख लीजिए। और अगर आप प्रसाद रखना चाहते हैं या खाने का सामान रखना चाहते हैं दोस्तों, तो उसको आप लेकर कतई मत जाइए। उसका रीज़न ये है कि दोस्तों कि प्रसाद आपको ऊपर मिल जाएगा। और खाने पीने की दोस्तों कोई समस्या नहीं है। खाने पीने और इवन पानी की दोस्तों यहाँ पर बहुत से आरओ सिस्टम लगे हुए हैं जहाँ पे आप ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, आप पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पानी के लिए कोई समस्या नहीं है, खाने की भी कोई समस्या नहीं। बस आप दोस्तों अपने पास पैसे रखे रहिए। और अगर आपको कोई समस्या होती है दोस्तों तो बीच में मेडिकल यूनिट भी हैं जो आपकी सहायता कर देंगी। और आपके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं, मतलब लोकल लोग हैं यहाँ पे, वो सब दोस्तों आपकी हेल्प करेंगे। आप कोई भी चीज़ उनसे पूछिए, या आपके पास मोबाइल काम नहीं कर रहा है तो आप उनके नंबर से भी कॉल कर सकते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो कोई यहाँ पे हेल्प करने से मना नहीं करता है कि मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा, सब लोग आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बीच बीच में आपका पीसीओ बूथ भी बना हुआ है जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो यहाँ पर भोजनालय बनाए गए हैं दोस्तों,
ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर बहुत से रीजनेबल भोजनालय हैं दोस्तों। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं बहुत कॉस्टली होंगे, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही रीजनेबल। मैं आपको इनकी रेट लिस्ट भी दिखाता हूँ कि क्या क्या दाम पे हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आपको कुछ खाने पीने का मन करे दोस्तों तो आप यहाँ पे खा पी भी सकते हैं। और दोस्तों अब हम लोग पहुँच चुके हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय। और दोस्तों यहाँ पर कई भोजनालय हैं, जैसे इंद्रप्रस्थ है, साकेत है, हिमकोटी है, और ऐसे बहुत से भोजनालय हैं आपको मिल जाएंगे जो कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर बीच बीच में आपको इमरजेंसी नंबर मिल जाएंगे कि अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो आप किसी का मोबाइल फ़ोन लेकर के आसपास जो भी कुछ मिल जाए आप उससे हेल्प ले सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं और जो भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं। और दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी के पहले। दोस्तों कटरा से अर्धकुमारी जो रास्ता है वो है 6 किलोमीटर का, और हम लोग लगभग इस वक्त हैं 5.5 किलोमीटर पे, जहाँ पर आपके घोड़े वाले, पोनी वाले सब रोक देते हैं। और दोस्तों यहीं से आपको, अगर आपने बुक किया है अर्धकुमारी तक का, तो यहीं पर लाकर आपको रोक देंगे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपकी बैटरी कार अवेलेबल है। मैं आपको दिखाता हूँ कि बैटरी कार कैसे आपको बुक करनी है और क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों। तो इसको आप देख लीजिए ध्यान से कि बैटरी कार जिन लोगों को बुक करनी है दोस्तों, तो वो लोग कोशिश करें कि आप लोग ऑनलाइन बुक करके आइए। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि अगर आप ऑनलाइन आजकल अवेलेबल हो गया है और अगर आपने ऑनलाइन बुक नहीं किया है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दोस्तों ये होती है कि आपके जितने स्लॉट हैं वो बुक हो जाएंगे। तो कुछ केसेस में अगर यहाँ पे टिकट बचे हुए हैं दोस्तों तो आपको ऑफलाइन मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों सभी लोग दर्शन करने मैक्सिमम बाहर से आते हैं, और सारी सुविधाएं दोस्तों जब अवेलेबल हैं तो आप अपने दिन के हिसाब से बैटरी कार बुकिंग अवश्य कर लें। और जो इसका फेयर होता है दोस्तों वो है आपका 354 रुपये होता है अर्धकुमारी से भवन तक का किराया। दोस्तों आप ध्यान रखिए कि बैटरी कार टिकट जो है वो आप ऑनलाइन ही बुक करके आइए, जिसकी डिटेल दोस्तों मैंने एक वीडियो में आपको दे रखी है कि आपको कैसे यात्रा पर्ची काउंटर, बैटरी कार बुकिंग और हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे करनी है। अब दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी, और दोस्तों ये है आपका अर्धकुमारी का वेटिंग हॉल। दोस्तों अर्धकुमारी पहुंचने का मतलब ये है कि आपने 6 किलोमीटर की यात्रा अपनी पूरी कर ली है। दोस्तों यहाँ पर आपका मेडिकल सुविधाएं भी हैं अर्धकुमारी में, जिसको मान लो कोई दिक्कत हो रही है चढ़ने पे, कोई सांस फूल रही है या कोई पैरों में प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी भी तरीके की समस्या को आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, दवाइयाँ आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों यहीं पर है आपका गर्भजून। ऐसा कहा जाता है कि जब काल भैरव माता के पीछा कर रहा था तो माता रानी एक गुफा में आकर के छुप गई थी, और 9 महीने तक माता रानी इसी गुफा में थी। ये देखिए दोस्तों अर्धकुमारी के मार्ग में कितनी भीड़ भाड़ है, कितनी चहल पहल है दोस्तों। यहाँ पर भी आपको सारी शॉप्स मिल जाएंगी खाने पीने से लेकर के। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि रात का समय हो चुका है, लगभग बज रहे हैं 9 के आसपास, और यहाँ पर लोग विश्राम भी कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों कंबल मिल जाता है। जिन लोगों को अर्धकुमारी में स्टे करना है रात का, दोस्तों यहाँ पे कंबल अवेलेबल है, आप कंबल ले लीजिए। और दोस्तों उसके लिए 100 रुपये सिक्योरिटी फीस जमा होती है। जब आप कंबल वापस करेंगे तो आपको 100 रुपये रिफंड हो जाएंगे। थोड़ी देर दोस्तों आप अर्धकुमारी में रुकिए, रिफ्रेश होइए, और दोस्तों उसके बाद फिर से अपनी यात्रा चालू कर दीजिए। और काफ़ी लंबी लाइन दोस्तों यहाँ पर लगती है, काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, काफ़ी चहल पहल भी रहती है। देखिए दोस्तों ऊपर बना हुआ है भगवती भवन, वहाँ पर दोस्तों आप स्टे कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, जो कि माता वैष्णो देवी वेबसाइट पर दी गई है कि आपको कैसे बुक करना है। दोस्तों यहाँ से 2 मार्ग जाते हैं भवन के लिए। एक मार्ग जाता है दोस्तों हाथी मत्था सांझी छत होते हुए, और दूसरा रास्ता दोस्तों जाता है हिमकोटी होते हुए। तो दोस्तों जो मैंने अपनी यात्रा की थी वो हिमकोटी होते हुए की थी, और बहुत से लोग दोस्तों यहाँ से हाथी मत्था होते हुए, सांझी छत होते हुए भी जाते हैं। अब मैं आइए आपको ले चलता हूँ गर्भजून काउंटर, जहाँ पे आपका टिकट बनेगा। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं वो माता की भक्ति में सब लीन हैं। और यहाँ पे ये है कि लोग जो थक जाते हैं वो दोस्तों यहाँ पे आकर रेस्ट करते हैं, या जो लोग ऊपर से आ रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों कंबल की व्यवस्था है, आप कंबल ले लीजिए, यहाँ पर रेस्ट कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों सामने लिखा हुआ है गर्भजून पर्ची कक्ष। दोस्तों यहाँ पर लाइन लगी हुई है, हालांकि लाइन लगता है कि बहुत लंबी होगी दोस्तों, लेकिन तुरंत टिकट मिल रहा है। आप अपना यात्रा पर्ची का जो शुरुआत में मिला दोस्तों उसी को दोस्तों यहाँ पे आप दिखाएंगे तो आपको
पर्ची इशू हो जाएगी, नंबर मिल जाता है लोगों को। दोस्तों जो मेरी लेफ्ट साइड है दोस्तों, वही है गर्भजून गुफा जाने का मार्ग। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जाने के 2 रास्ते हैं, एक हाथीमट्टा होकर के और दूसरा रास्ता जाता है हिमकोटी होकर के। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं अब हिमकोटी होकर के माता के दरबार, और लिखा हुआ सामने वेटू भवन, मतलब भवन जाने का मार्ग। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक गुफा टाइप की है, आप इससे जाइए और रास्ते में आपको बहुत से लोग लेटे हुए मिलेंगे। जो श्रद्धालु वापस आते हैं, थक जाते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर आकर रेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी जो आधी यात्रा है वो पूरी हो जाती है। अब इसके बाद जो आधा रास्ता है दोस्तों, उसमें हम लोग माता के भवन तक पहुँचेंगे। देखिए दोस्तों, रात का समय है और बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। दोस्तों ये हिमकोटी का मार्ग है और इस रास्ते दोस्तों कोई भी पोनी वाला या घोड़े वाला नहीं जाता है। तो दोस्तों जो ये मार्ग है काफ़ी साफ़ सुथरा है और यहाँ पे कोई भी गंदगी आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो लोग दर्शन करने नहीं जा सकते हैं दोस्तों, या जो लोग दर्शन करने जा भी रहे हैं, उनको मैं पूरी जानकारी देना चाहता हूं कि आप लोग माता वैष्णो देवी का दर्शन कर लीजिए। और अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों, वो सारे पॉइंट मैं इंक्लूड कर रहा हूं। हो सकता है दोस्तों कुछ पॉइंट्स बच जाएं, कुछ पॉइंट दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि बच गए हैं तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं कि ये पॉइंट छूट गया है। कटरा से अर्धकुंवारी तक पहुंचने में 2 घंटे से 2.5 घंटे का समय लगता है, पर ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपकी स्पीड कैसी है। अगर आप थक जाते हैं, वेट करते हैं दोस्तों, तो फिर आप आराम आराम से चलेंगे। दोस्तों अब मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ी ही देर में माता का दरबार आ जाएगा। तो जो भी लोग थक गए हैं श्रद्धालु और सोच रहे हैं कि यार माता का दरबार बहुत ही दूर है दोस्तों, तो ऐसी बात नहीं है। आप खुद देख रहे होंगे कि रास्ते में बहुत से लोग यात्रा करने जा रहे हैं, बहुत से बुजुर्ग लोग भी हैं जो यात्रा कर रहे हैं, बहुत सी बच्चियाँ हैं। लेकिन दोस्तों जब आप माता के दरबार पहुँचेंगे तो आप यकीन मानिए दोस्तों, जो आपकी थकावट है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ये अनुभव वहाँ पर पहुँच कर ही होता है दोस्तों। और दोस्तों जब वहाँ पे आप हिमकोटी के मार्ग से पहुँचेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपका पड़ेगा प्रसादालय, और उसके बाद दोस्तों मिलेगा लॉकर नंबर 1, जहाँ पे आप अपने जो भी सामान लेकर के आए हैं, कुछ भी सामान लेकर के आए दोस्तों, तो यहाँ पर आप जमा कर दीजिए। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि जब आप दर्शन करने जाएंगे तो आपके पास कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, तभी आपको दर्शन करने के लिए अलाउ होगा। तो दोस्तों अपने सामान यहीं पर जमा कर दीजिए। दोस्तों लॉकर 2 और 3 भी आगे बने हुए हैं, पर ऐसा होता है कि लॉकर 2, 3 दोस्तों अक्सर भरे रहते हैं, पर आप एक बार वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कि वहाँ पहुँच जाइए। या आपकी यात्रा में दोस्तों कोई अगर पहले पहुँच गया है तो उससे बोल दीजिए कि भैया लॉकर 2 और 3 आप बुक करा लो। अगर लॉकर 2, 3 अवेलेबल नहीं होते दोस्तों, तो आप लॉकर नंबर 1 तो अवश्य ही बुक कर लीजिए। और लॉकर दोस्तों यहाँ पे बहुत से बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि आपको लॉकर मिलेंगे नहीं। अब दोस्तों जब आप आगे बढ़ेंगे तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर माता रानी की जो लाइन है काफ़ी लंबी लगी हुई है। आप आगे पहुँचिए, वहाँ पे स्नानागार दोस्तों, वहाँ पे आप स्नान कर लीजिए। नीचे आपके दिख रहे होंगे लेफ्ट साइड पूरा स्नान करने की दोस्तों जगह बनी हुई है, वहाँ पे आप आराम से जाइए, स्नान करिए।
और दोस्तों इसके बाद आप आ जाइए और लाइन लगी हुई दोस्तों, यहाँ पे गेट बने हुए हैं 1 2 3 4 5। तो दोस्तों आप किसी भी गेट से घुस सकते हैं। दोस्तों जो गेट नंबर 5 है दोस्तों, वो मतलब माता के दरबार के सबसे नियरेस्ट गेट है और वहाँ से भी जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। तो मैं चल रहा हूँ दोस्तों दर्शन करने माता के दरबार में, और जब मैं लौट करके आऊँगा तब मैं आपको आगे की चीज़ें दिखाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सभी लोगों को जय माता दी। और दोस्तों ऐसा संजोग रहा कि जब मैं दर्शन करने गया था तो वहाँ पर बहुत ही बारिश हो रही थी, तो मैं उसका वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों। आप देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, पर उस बारिश का दोस्तों जितने भी श्रद्धालु आए हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये चीज़ मैंने नोटिस की, क्योंकि जनरली बारिश होती है तो लोग भागते हैं यहाँ वहाँ, लेकिन दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी अच्छी सुविधा है, पूरा शेड से घिरा हुआ है, भवन बने हुए हैं। तो दोस्तों जितने भी लोग बाहर सो रहे थे वो भवन में चले गए। तो दोस्तों यहाँ पे बारिश का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, लोगों ने आराम से दर्शन किए। लोगों को अक्सर लगता है कि यार मैं बारिश के महीने में आऊँगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है, दर्शन नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको एक ध्यान रखना है कि बारिश की वजह से थोड़ा सा फिसलन हो जाती है तो आप फिसल सकते हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप गिरने ना पाएँ। रीज़न ये दोस्तों कि आप दर्शन करने आए हैं, अगर आपको चोट लग जाएगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी आपको शेड मिले दोस्तों, आप देख रहे होंगे बहुत से लोग शेड के नीचे खड़े हुए हैं यहाँ पर और वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा बारिश कम हो तो मैं अपनी यात्रा की शुरुआत करूँ। और दोस्तों देख रहे होंगे यात्रा की जो लाइन है बहुत पीछे से लगती है, मतलब आपको लगभग 300 मीटर पीछे दोस्तों यात्रा की लंबी लाइन लगती है। उसके बाद आपके चेकिंग होती है, उसके बाद ही दोस्तों आपको जाने दिया जाता है। आप आराम से अंदर जाइए, माता का ध्यान करिए, आराम से दर्शन करिए और जो काम करने आए अपनी मनौती माननी है आपने उसको दोस्तों पूरा करिए। माता से ध्यान लगा करके जो दर्शन करना हो दर्शन करिए। दोस्तों जैसे आप माता रानी के दर्शन करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले आपका स्टार्टिंग में ही नारियल जमा करा लिया जाता है। उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे जगह जगह पे आपका दान पात्र बना हुआ है, अगर आपको कुछ चढ़ाना है दोस्तों तो उसी दान पात्र में डाल दीजिए। अब यहाँ वहाँ कहीं भी मत फेंकिए। और दोस्तों जो माता रानी गुफा है उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 42 मीटर लंबी गुफा है और वहाँ पर दोस्तों चिल्लाना मना है। रीजन ये है कि दोस्तों वहाँ पे वाइब्रेशन हो सकता है, पहाड़ों पे हैं आप तो आप जानते होंगे कि वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए। तो आप शांत मन से जाइए, माता रानी का ध्यान करिए, आराम से दर्शन करिए। और दोस्तों जब आप गुफा से बाहर निकलेंगे तो आप पाएंगे लेफ्ट साइड में दोस्तों वहाँ पे लिखा हुआ है एक नल बना हुआ, उस पर लिखा हुआ है अमृत का। तो दोस्तों वहाँ पर आप जाके जल ग्रहण करिए, उसके बाद आप बाहर निकल आइए माता रानी का जयकारा लगाते हुए। जब दोस्तों आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही प्रसाद मिल जाएगा और राइट हैंड पे दोस्तों उसके एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पे आपको जो टोकन मिलेंगे जब आप नारियल जमा करेंगे तो वहाँ पे उस काउंटर पे दोस्तों अपने टोकन को जमा करिए, अपना नारियल वापस लीजिए और आप नीचे उतर आइए। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितनी भीड़ भाड़ होती है जो लोग दर्शन करने आते हैं। पर दोस्तों आप यकीन मानिए ये भीड़ भाड़ कुछ ही घंटों की होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपको दर्शन करने में बहुत समय लग जाएगा। जैसे जैसे यात्रा चलती रहती है श्रद्धालु आगे बढ़ते रहते हैं तो भीड़ कम होती रहती है। दोस्तों यहाँ पर नहाने की पूरी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए अलग बाथरूम बने हुए हैं, पुरुषों के लिए अलग बाथरूम बने हुए हैं। दोस्तों आप आराम से जाइए, वहाँ पर स्नान करिए, माता का ध्यान करिए और दर्शन करके आइए।
दोस्तों इस प्रकार माता के भवन तक कटरा से पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है, और वो भी दोस्तों डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड से चल रहे हैं। अगर आप युवा हैं तो दोस्तों आप और जल्दी भी पहुंच सकते हैं, पर अगर आप बुजुर्ग हैं या आपके साथ कोई फैमिली है दोस्तों तो आपको धीमे धीमे चलना पड़ेगा, थोड़ा रुक करके चलिए आराम से। दोस्तों यहाँ पे मनोकामना भवन के साथ 1-2 भवन और भी हैं जहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, आप वहाँ पर रुक सकते हैं। तो दोस्तों जो भी लोग रात को यहाँ पर आते हैं दर्शन करते हैं, उसके बाद चाहे तो वो लोग भैरव बाबा जा सकते हैं और चाहे तो दोस्तों यहाँ पर रुक सकते हैं रात को, उसके बाद वो लोग सुबह भैरव बाबा जा सकते हैं। और दोस्तों जो सुबह का दृश्य है वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ कि सुबह में माता वैष्णो देवी का दरबार कैसा लगता है। दोस्तों रात को यहाँ पर बहुत बारिश हुई थी और अभी का जो दोस्तों मौसम है बहुत अच्छा है, बहुत सुहावना मौसम है। सुबह के दोस्तों इस वक्त 5 बज रहे हैं, हल्की हल्की भोर हो चुकी है और आप देख रहे हो जितने भी श्रद्धालु हैं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और लगातार दोस्तों यहाँ पे अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि मौसम ख़राब होने के कारण जो भी लोग श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं वो लोग नीचे कटरा चले जाएं, या अगर काल भैरव जाना है तो वहाँ पे जा सकते हैं। जो लोग श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं दोस्तों और उनको काल भैरव बाबा दर्शन करने जाना है, जो कि मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप चाहे तो पैदल जा सकते हैं। और दोस्तों अब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर रोपवे की सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि आप केबल कार के माध्यम से दर्शन करने जा सकते हैं। दोस्तों अक्सर दोस्तों हम लोग को लगता है कि काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है तो उस वजह से काफ़ी देर हो जाएगी, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। इस केबल कार में दोस्तों एक बार में 45 लोग जाते हैं, तो दोस्तों आधी भीड़ एक ही बार में केबल कार में बैठ जाती है। और दोस्तों जो केबल कार का किराया है वो है आपका 100 रुपये, और 100 रुपये दे करके दोस्तों आप अप एंड डाउन दोनों जा सकते हैं, मतलब आप दर्शन करने जाइए और वही पर्ची दिखा करके दोस्तों आप वापस भी जा सकते हैं। और जो लोग काल भैरव बाबा दर्शन करने जा चुके हैं और उनको लगता है कि यार मुझे केबल कार से नीचे जाना चाहिए दोस्तों, तो तब भी दोस्तों उसका किराया 100 रुपये है, आपको 100 ही रुपये पे करना होगा। और 100 रुपये में दोस्तों आपका इंक्लूड है अप एंड डाउन दोनों का। और जब भी दोस्तों आप जाइए वहाँ पर केबल कार के लिए तो आप सभी लोग को लाइन में लगना पड़ेगा, यानी जितने भी लोग दर्शन करने काल भैरव बाबा जाना चाहते हैं वो लोग को लाइन में लगना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अलग अलग टिकट बनता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को केबल कार के माध्यम से काल भैरव बाबा जाना है, ये दोस्तों ऑनलाइन सुविधा नहीं है फिलहाल अभी तक। आपको इसके लिए लाइन में लगना ही पड़ेगा, टिकट काउंटर से लेना ही पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों अभी तक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। अब देखिए दोस्तों हम लोग काल भैरव बाबा पहुंच चुके हैं, रोपवे से बाहर आ चुके हैं और हम लोग अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं फिर से काल भैरव बाबा दर्शन के लिए। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बंदर भी हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कोई भी सामान लेकर के जा रहे हैं तो उसको संभाल के रखिएगा। कारण ये है दोस्तों कि जो बंदर हैं वो अक्सर पास में आ जाते हैं और छोटे बच्चों से जो हाथ में उनके आइटम रहता है तो उसको छीन लेते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों प्रसाद चढ़ता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रसाद की दुकान कहाँ पर है।
ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग प्रसाद की दुकान पहुंच चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों जो प्रसाद का दाम है वो 20 रुपये है मात्र, जिसमें आप को काला धागा मिलेगा, प्रसाद मिलेगा दोस्तों। ऊपर भी आपका भोजनालय बना हुआ है। जो श्रद्धालु काल भैरव बाबा के दरबार में पहुंच करके कुछ खाना पीना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे भोजनालय बना हुआ है, वो आराम से खा पी सकते हैं। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि भैरव बाबा की लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है। और दोस्तों ऐसे मानता है कि जब भैरव बाबा माता रानी का पीछा कर रहे थे और उसके बाद जब माता रानी से उनका युद्ध होता है, तो जब माता रानी उनका संहार कर देती हैं, तो उनका दोस्तों जो शीश है वो आकर के इस पहाड़ी पर गिरता है और वो माता रानी से क्षमा याचना करते हैं कि माता रानी मुझसे गलती हो गई। और उस समय माता रानी भी जानती हैं कि भैरव बाबा ने उनका पीछा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो मोक्ष चाहते थे, मुक्ति चाहते थे अपनी। तो माता रानी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी कोई भक्त मेरा दर्शन करने आएगा और अगर उन्होंने आपका दर्शन नहीं किया तो उनकी जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाएगी। तो दोस्तों भैरव बाबा का भी बहुत महत्व है। जो लोग वैष्णो देवी की यात्रा करने आते हैं वो लोग काल भैरव बाबा का दर्शन अवश्य करते हैं। अब दोस्तों हम लोग की जो दर्शन करने की यात्रा थी वो पूरी हो चुकी है। हम लोगों ने माता रानी के दर्शन कर लिए, काल भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए दोस्तों। और दोस्तों अब इस वक्त मैं हूँ भैरव बाबा के दरबार में, जहाँ से दोस्तों जो खूबसूरत नज़ारा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो दृश्य दोस्तों यहाँ से बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर दूर हिमालय की पहाड़ियाँ भी दिखाई पड़ती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से नीचे आपका माता का दरबार भी दिखाई पड़ता है। और जो सांची छत हेलीकॉप्टर है दोस्तों, जहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है, वो भी दोस्तों आपको दिखाई पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग वापस केबल कार की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से हम लोग फिर नीचे उतरेंगे माता के भवन की तरफ। और उसके बाद पुनः दोस्तों हिमकोटी होते हुए हम लोग अर्धकुमारी होते हुए कटरा पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार जो हमारी ये यात्रा है वो पूरी होती है। यात्रा को पूरा करने में लगभग आपका 14 से 15 घंटे लगते हैं और ये डिपेंड करता है कि कैसा मौसम है और कैसा आपका स्वास्थ्य है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको
सारी चीज़ें कवर करने के लिए कि जो लोग दर्शन करने नहीं आ पा रहे हैं या जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग जल्द से यहाँ पे आइए और माता रानी का दर्शन करिए और आशीर्वाद लीजिए। सभी को एक बार फिर से जय माता दी।